नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी स्टोरी टेलर हूँ डॉक्टर श्रद्धा शहाणे। हर हफ्ते सुनो एक कहानी श्रृंखला में आज आपको गुरबचन सिंह भुल्लर द्वारा लिखित कहानी फत्तू मिरासी सुना रही हूँ। यह एक चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें भारत पाकिस्तान विभाजन की त्रासदी का चित्रण किया गया है और अपने वतन के प्रेम के खातिर वापस भारत लौटने की कहानी का भी चित्रण किया गया है। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगे तो ज़रूर किसी पास की लाइब्रेरी में जाकर इसे पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। और आपसे यह भी निवेदन है कि मेरे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें, कहानियों को अपने मित्रों को अधिक से अधिक शेयर करें और कहानी के अच्छे या बुरे लगने पर रिव्यूज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें। फत्तू मिरासी, उसकी घरवाली करीमा, उसके दोनों बेटे यूसुफ और हमीदा अचानक एक दिन पाकिस्तान से वापस गांव में आ गए। सारे गांव में बस इसी बात की चर्चा होने लगी। लोग फत्तू तथा उसके परिवार को देखने के लिए जुड़ने लगे। फत्तू भी गांव में एक एक घर में सभी से मिलने के लिए गया, जैसे अरसे से वह प्यासा था और इसीलिए सभी घरों में जाकर लोगों से गले मिलकर वह अपनी प्यास बुझाता फिर रहा था। वह एक घर से निकलता और बगल वाले घर का दरवाज़ा ढकेल कहता, चाची माथा टेकता हूँ। सोहन सिंह भाई सत श्री अकाल। दयाल कौर, यह गुड्डी है? मरजानी मेरे पीछे से कैसी जवान हो गई है। गांव के पुराने मर्द औरतों के पास वह कितने ही समय तक बैठा रहता। दुख सुख की, घर बाहर की, सगे संबंधियों की बातें पूछता बताता रहता। लोगों से मिलते हुए अक्सर उसके अंदर से मोह प्यार की ऐसी लहरें उठती कि उसका गला भर्रा जाता। कई दिनों तक फत्तू गांव की गलियों में घूमता रहा। करीमा भी गांव में जाकर बड़ी उम्र की औरतों बूढ़ियों से मिलती और दुख सुख की बातें करती। फत्तू सुखवंत के गांव का पुराना मिरासी था। उसका परिवार कई पुश्तों से उस गांव में मिरासी का काम करता आया था। पाकिस्तान बनने से पहले सुखवंत जब गांव के स्कूल में ही पढ़ता था, फत्तू का लड़का यूसुफ उसका सहपाठी था। बेशक यूसुफ पिछड़ी जाति का था, लेकिन उन दोनों में बड़ी यारी थी। सुखवंत कई बार उसके साथ उसके घर चला जाता था। जिस दिन यूसुफ की सुन्नत हुई थी, उसने उनके घर में ढेर सारी शक्कर खाई थी। यूसुफ अपने ताऊ के लड़कों की भांति अपने बाप को चाचा ही कहता था। फत्तू सुखवंत के बापू से भी छोटा था। वह भी उसे चाचा कहकर ही संबोधित करता था। 1947 के आरंभ होते ही आसपास बुरी बातें सुनने में आने लगी, लेकिन लोगों को इन बातों पर यकीन नहीं आता था। यह कैसे हो सकता था भला? आखिर में दंगे फसाद इस इलाके में भी आरंभ हो गए। फत्तू का लड़का बशीरा अपनी ननिहाल गया हुआ था और खबर आई कि वहाँ सभी मुसलमानों का सफाया कर दिया गया। अभी कुछ समय पहले ही ब्याही फत्तू की बेटी नियामत के ससुराल वाले गांव में भी यही वारदात हुई थी, लेकिन किसी को किसी की खबर लेने की फुर्सत ही कहाँ थी। अफवाहें फैल रही थी कि 2-4 दिनों में ही इस इलाके के दंगाई गांव पर धावा बोलने वाले हैं। इस गांव के कुछ बदमाशों ने भी अपने गंडासे अभी से तेज करने शुरू कर दिए थे। गांव के रसूखदार तथा हमदर्द लोगों ने आपस में मशविरा किया कि गांव के सभी मुसलमानों को अपनी देखरेख में फिरोजपुर से सीमा पार करवाया जाए। बाद में मालूम हुआ बशीरे के सिर पर पड़ा गंडासा उसकी नाक तक अंदर धंस गया था।
नियामत के परिवार वालों को मार काट कर बदमाश उसे उठा ले गए थे। उधर से फत्तू तथा गांव के अन्य मुसलमानों की चिट्ठियां गांव में आने लगी। जल्दी जल्दी में वे जो भी सामान घरों से लेकर भागे थे, सीमा पार करते ही वह उनसे छीन लिया गया था और मोमनों की धरती पर वह खाली हाथ ही पहुँचे थे। फत्तू की कई चिट्ठियां सुखवंत के बापू सेवा सिंह को मिली थी। रस्मी हालचाल के अलावा उनमें बस एक ही बात पूछी जाती, बशीरे तथा नियामत के पते ठिकाने के बारे में। जब भी उसे पीछे छूट गए जवान बेटे तथा बेटी का ध्यान आता तो उसके सीने से एक आह निकलती। यह रुदन उसकी हर चिट्ठी से छलकता प्रतीत होता था। उसने हिंदुस्तान में पीछे रह गए लोगों को वापस लाने वाली पाकिस्तानी पुलिस के पास जाकर कई बार नाक रगड़ी थी कि वह भी उसे अपने साथ ले जाएं, ताकि वह अपने जिगर के टुकड़ों को स्वयं ढूंढ सके। लेकिन उसे हर बार यही जवाब मिलता कि वह उधर से यह खबर मंगवा दे कि उसकी बेटी बेटा कहाँ हैं। वे वहाँ से उन्हें निकलवाकर अपने साथ ले आएंगे। वह इसलिए बार बार सेवा सिंह के आगे विनती करता था कि वह बस एक बार उसके बच्चों के पते ठिकाने के बारे में पता करके बता दे। लेकिन सेवा सिंह का हौसला नहीं हुआ कि वह उसे एक बार भी सच लिख भेजे। उसने जवाब में यही लिख भेजा था कि उन दोनों के गांवों में कुछ मुसलमान मारे गए थे और बाकी बचे हुए कहीं भाग गए थे। बशीरे तथा लड़की के बारे में कुछ मालूम नहीं हो सका कि उनका क्या हुआ। फिर उसकी चिट्ठियां आनी बंद हो गई। आसमान पर चढ़ी आंधी थम गई थी। लोग अपने किए पर पछताने लगे थे। फत्तू मिराशी जैसे बंदों को लोग अक्सर याद करने लगे। सुखवंत भी अपने मित्र यूसुफ को भूल नहीं सका था। वर्ष बीतते गए और बंटवारे से पहले की बातें, उसके बाद की बातें लोगों की यादों से मिटने लगी। सुखवंत जब भी फत्तू के घर के आगे से गुजरता तो जैसे उसके पैर रुक जाते। उनका घर अभी तक किसी को अलॉट नहीं किया गया था। इस गांव के सारे मुसलमानों के घर तथा ज़मीनें पाकिस्तान से आए लोगों को अलॉट हो गई थी, लेकिन ऐसे गांवों में न कोई पाकिस्तानी आया और न मुसलमानों के इन घरों का कुछ बना। ऐसे घर या तो निकट पड़ोसियों ने ले लिए या सुनसान पड़े पड़े गिर गए थे तथा लोगों ने वहां कूड़ा करकट डालना आरंभ कर दिया था। फत्तू के घर की ईंटें पत्थर धीरे धीरे इधर उधर हो गए और अब वहां खुला मैदान सा बन गया था, जहां आमतौर पर पशु बैठकर जुगाली करते रहते। जब फत्तू मिरासी अपने परिवार के साथ वापस गांव आया तो घर की बजाय खुला मैदान देखकर एक बार तो वह मायूस हो गया, लेकिन लोगों ने उसे हौसला दिया। अब जब वह यहाँ रहने आ ही गया था तो फिक्र करने की कोई बात नहीं थी। सभी उसके साथ थे और हर संभव सहायता तथा रुपए पैसे से मदद करने के लिए तैयार थे। कहीं से कच्ची ईंटें, कहीं से पक्के रोड़े, कहीं से शहतीर कड़ियाँ इकट्ठी कर फत्तू मिरासी ने 2 कोठरियाँ डाल बाहर से दीवार निकाल ली। कई दिनों तक वह प्रत्येक घर से खाने की तथा अन्य ज़रूरतें की चीज़ें लाता रहा। कोठरियाँ बनाने से फुर्सत पा उसने नई जगह पर तब्दील होकर आए किसी कर्मचारी की तरह अपनी पोजीशन संभाल ली। गांव में कोई भी विवाह होता या मौत, वह अल्लाह खैर कह भीतर आंगन में जा बैठता। उससे जो भी कहा जाता वह भाग भाग कर करता।
उसे जहाँ से भी किसी व्यक्ति को संदेशा देने या बुलाने के लिए कहा जाता, वह भाग दौड़ कर काम पूरा करता। उसका छोटा लड़का हमीदा, जिसने पाकिस्तान में नाई का काम सीख लिया था, शहर में एक हज्जाम के पास नौकरी करने लगा था। उसका बड़ा बेटा यूसुफ ब्याह शादी की खुशखबरी या गमी की खबरें देने लोगों की रिश्तेदारियों में उनके गांवों में जाने लगा था। फसल पकने के लिए तैयार थी। अब तक फत्तू ने कुछ पैसे स्वयं जोड़ लिए थे और कुछ रकम उसने घरों से इकट्ठी कर ली और एक टट्टू तथा एक टायर खरीद लिए। फसलें काटते हुए किसानों से उसने अनाज मांगा तथा भूसे से अपना गुजर बसर कर लिया और वह पहले की तरह ही खुशी के दिन गुजारने लगा। बेशक फत्तू अब पूर्ण रूप से संतुष्ट था, जैसे कोई देश निकाला भोग कर वापस आया व्यक्ति हो सकता है, लेकिन बशीरे तथा नियामत की याद उसके सीने में नासूर बनी अभी तक टीसती थी। कई बार वह घर के आंगन की दीवार से टेक लगाकर बैठ जाता और हुक्के की नली मुंह में ले आंखें मूंद लेता। उसे लगता जैसे बशीरा तथा नियामत आंगन में खेल रहे हों, गली में दौड़ रहे हों, जैसे बशीरा रास्ता उठाकर स्कूल जा रहा हो और नियामत करीमा के साथ काम में हाथ बटा रही हो। फिर उसे वे दहशत भरे दिन याद आने लगते। उसके बाद उसने कुछ सोचा ना जाता। हुक्के की नाल उसके होठों से बाहर निकल जाती और दो धाराएं उसकी आंखों से बह उसकी दाढ़ी में समाने लगती। वह मन को दिलासा देता तथा कुर्ते से आंखें पोंछ संभल जाता और काम धंधों में स्वयं को खपा, जैसे वह सब कुछ भूल जाने का यत्न करता रहता। एक दिन मंडी में जाते सुखवंत को रास्ते में फत्तू मिल गया और उसने उसके ताऊ के बेटे के ब्याह की तारीख पूछी। 7 दिन बाद बताने पर उसने कहा, अच्छी बात है, तब तक मैं बरगद वाली ढाब खुदवा लूँगा। ऐसे लगता है जैसे मेरे बाद नगर वाले ढाब खोदना ही भूल गए हों। बारिश होगी, खुदे हुए गड्ढे में भैंसें आराम से तो बैठेंगी, साथ ही ढाब किनारे के सारे पीपल बरगद के आसपास से मिट्टी निकल जाने से उनकी जड़ें नंगी हो गई हैं। पाकिस्तान बनने से पहले हर साल फत्तू यत्न करता और बरगद के पास वाली ढाब को खोदा जाता। उसका ढोल गूंजता और जोर से गूंजता। कुदाले और भी गहरी धंसती जाती। ढाब के चारों ओर खड़े वृक्षों के नीचे चबूतरे बन जाते। इतने वर्षों में 1-2 बार ढाब की मिट्टी तो निकाली गई, लेकिन न के बराबर। सुखवंत ने कहा, चाचा, तुम्हारे बिना यदि ढाब को खोदा भी गया तो वह भी न के बराबर। तुम ही हिम्मत करो ताकि कोई बात बने। और फिर फत्तू ने ढाब खोदे जाने का ऐलान कर दिया। अगले ही दिन लोग कुदाले लेकर जुट गए। फत्तू ढोल बजाते हुए कभी ढाब खोदते लोगों को जोश दिलाता और कभी गांव में चक्कर लगाकर अन्य लोगों को घरों से निकालता तथा बुढ़ियों से गुड़, चाय तथा दूध भेजने के लिए कहता। कल से वह सुखवंत के ताऊ के शादी वाले घर में लट्टू समान घूमता फिर रहा था। इस शादी में लिखा पढ़ी का, हिसाब किताब का सारा काम सुखवंत के जिम्मे था। कल चारपाइयाँ, बिस्तरे इकट्ठे किए गए थे। फत्तू 2 कामगारों को साथ ले 7-8 घरों से पूछ कर आता और वापस आकर एक-एक चारपाई बिस्तरे पर सुखवंत से उसके मालिक के नाम की पर्ची ले लगा देता। आज रात भोजन तथा शगुन आदि लेने देने की बारी थी। सुखवंत ने ताऊ से मिलकर उन सभी घरों की सूची बना ली जिनके साथ उनका देना लेना चलता रहता था। फत्तू ने सुखवंत से कहा वह उसे एक दिशा के 15-20 घरों के बारे में बता दे।
इधर का काम खत्म कर वह दूसरी दिशा में घरों के बारे में पूछकर वहाँ चला जाएगा। सुखवंत ने फत्तू को एक दिशा में 18 घरों के बारे में बता दिया। उसने एक ही बार में उन सभी घरों का नक्शा अपने दिमाग में बना लिया। फिर अपनी तरतीब अनुसार उसने सभी 18 घर सुखवंत को एकदम गिना दिए। 4 घर ठेकेदारों के, 3 घर सरपंच के, 3 घर नंगे पैर वालों के, 2 घर चिड़ीमारों के, सुरजन का, गोधे का, मक्खन सिंह का, दरबार सिंह का, दयाले का और सुरते का। फिर बाएं कंधे पर अपना गमछा ठीक कर नीम के साथ लगी अपनी लाठी उठाकर तेजी से चला गया। सुखवंत फत्तू के और मिरासी जात की बढ़िया याददाश्त के बारे में सोचता नींद से टेक लगाकर बैठ गया। पाकिस्तान बनने से पहले खुशी गमी के सभी मौक़ों पर संदेशा पहुंचाने मिरासी लोग ही जाते थे। बस उन्हें एक बार बात बता दो, घरों के बारे में समझा दो, बंदों के बारे में बता दो। क्या मजाल जो उनसे कभी कोई गलती हो जाए, ना अपने काम से टलना, ना थकना और न खींचना। कुछ दिन पहले जब सुखवंत गुरुद्वारे अखबार पढ़ने गया था तो वहाँ के भाई जी भी फत्तू से कह रहे थे, मर्दाने जैसे तेरे बगैर हमने बहुत मुश्किल से दिन काटे। अपने गांव के तो कीर्तन करने वाले सिंहों को ही एकत्रित करना किसी योद्धा का ही काम है। तुम्हारे बात चौकीदार से कहते थे, उसे तो जैसे सांप सूंघ जाता था। हर बार यही कहा करता, भाई जी एक कीर्तन करने वाला सिंह गांव के एक सिरे, दूसरा दूसरे ही सिरे, तीसरा कहीं और। मेरे तो घुटनों में दर्द होने लगता है। बंटवारे से पहले फत्तू जिसके घर में आशा की वार का कीर्तन होता, वह सुबह मुर्गों की पहली बाग के साथ उठ जाता। वह सारे कीर्तन करने वालों को घर घर से जाकर लाता और फिर बाजा बजाने वाले नेत्रहीन नंद सिंह को हाथ से पकड़कर स्वयं उसके घर तक पहुंचा कर आता। फत्तू उन 18 घरों में न्योता देकर लौटा। देखा रास्ते में पड़ते सत्ते नाई के दरवाजे में अपने मायके मिलने आई उसकी बहन हरकौर बैठी थी। बाकी परिवार अंदर था। राजी खुशी पूछकर फत्तू हरकौर की चारपाई के पास नीचे ज़मीन पर ही बैठ गया। वह बीते समय की उस राख को टटोलने लगे जो कभी भभकती आग की लपटों जैसी उठी थी और बीते समय की चोटों के साथ अब बुझी राख जैसी हो गई थी। उठते समय फत्तू अपनी कमीज की बाह ऊपर की ओर लपेटते हुए बोला, अब तो हरकूर चांदी भी झलकने लगी है। एक बार इधर सभी कुछ छोड़ा, दूसरी बार उधर सभी कुछ छोड़ा, लेकिन गुरु सर के मेले से लाया तुम्हारा चांदी का ताबीज़ अभी भी मेरे कंधे से बंधा हुआ है। इसके बाद उससे कोई और बात करना उसे सूझा नहीं। वह वहाँ से उठ तेज तेज कदमों से सुखवंत के घर की ओर चल दिया। अल्लाह खैर कह फत्तू सुखवंत के सामने जा खड़ा हुआ। लो बेटा, उन सभी घरों में मैं न्योता दे आया हूँ। कॉपी खोल खोल कर मिलान कर लो, कहीं किसी और से तो नहीं कह आया मैं। और उसने फटाफट सभी घर गिनवाने शुरू कर दिए। 4 घर दफेदारों के, 3 घर सरपंचों के। बस ठीक है चाचा, भला ऐसा कैसे हो सकता है कि तुमने किसी और के घर में कह दिया हो? सुखवंत ने कहा, चाय बन रही है चाचा, पीकर जाना, बैठ जा। फत्तू उसके सामने ही धरती पर बैठ गया। सुखवंत फत्तू से बातें करना चाहता था। जब से फत्तू पाकिस्तान से वापस आया था उसने 1-2 बार यूसुफ से बातें की थी, लेकिन एक सवाल उसके मन में अटका हुआ था। यूसुफ से उसे इस सवाल का कोई जवाब नहीं मिला था।
सभी फत्तू के पीछे पीछे ही रहते थे, जैसे वह कहता वही करते। यूसुफ ने बताया था कि कुछ समय भटकने के बाद पाकिस्तान में सिर ढांपने जैसा घर मिल भी गया था, जिसमें अभी भी थोड़ा बहुत सामान पड़ा था। उन्होंने अपनी हिम्मत से कमाई कर भरपेट रोटी खानी भी शुरू कर दी थी। फिर यह कैसे हुआ कि फत्तू इतने वर्षों के बाद इधर लौट आया हमेशा के लिए? फत्तू से बातें करते करते उसने यह सवाल उससे पूछ ही लिया। चाचा, सुना है कि तुमने वहाँ पर अपना काम जमा ही लिया था, फिर अचानक यहाँ कैसे आने की सूझी? बेटा, अपने आदमी अपने ही होते हैं, उसने सीधा उसकी आंखों में देखकर जवाब दिया। चाचा, ये पुरानी बातें याद करके दुखी ना हो, लेकिन जिन्होंने तुम्हारे बशीरा को मार डाला, तुम्हारी नियामत को मालूम नहीं कहाँ खपा दिया, तुम्हारे अपने आदमी कैसे हुए? सुखवंत उसके साथ बीते हादसों को याद कर भावुक हो गया। फत्तू एकदम उदास हो गया, उसके आंखें बहने लगी। वह पैरों पर ही बैठा न रह सका और चौकड़ लगाकर बैठ गया। 2 मिनट वह चुपचाप बैठा मिट्टी से खेलता रहा, जैसे वह गले में अटक गई किसी शय को नीचे उतार रहा हो, या इस मिट्टी में खो चुके बशीरे तथा नियामत के नक्श ढूंढ रहा हो। फिर कंधे पर रखे गमछे से आंखें पोंछ स्वयं को संभालते हुए बोला, वह तो बेटा एक आंधी थी, काली अंधेरी आंधी, सभी की मति मारी गई थी। किसी का क्या दोष, वह तो अल्लाह का ही कोई कहर था। आंधी आई और चली गई, अब उसे याद करने से फ़ायदा भी क्या? इस जवाब से सुखवंत की तसल्ली न हुई। नहीं चाचा, तुम बेशक न मानो, पाकिस्तान में तुम ज़रूर दिक्कतें झेल रहे होगे। सुना है वहाँ के लोगों की हालत इधर से भी बदतर है। हाल चाल तो बेटा सभी का ऐसा ही है, दिन गुजर ही रहे थे। उसने तिनके से लगी मिट्टी पर उंगलियां फेरते हुए कहा, लेकिन फिर तुम्हें क्या आफत पड़ी थी? एक बार तो यहाँ का बसा बसाया घर दंगाइयों के डर से छोड़ पाकिस्तान भागना पड़ा, अब दूसरी बार पाकिस्तान में अपना घर घाट छोड़ यहाँ आ गए। सिर झुका, फत्तू चुप हो गया। सुखवंत उसकी ओर ताकता रहा, लेकिन कुछ बोला नहीं। बाद में फत्तू ने उसकी आंखों में अपनी तेज जलती हुई आंखें डाल कहा, बेटा, वह घर घाट मेरा नहीं था। हिंदुस्तानियों ने हमें यहाँ रहने नहीं दिया। पाकिस्तान में हमें कोई अपना समझता नहीं था, हम तो मुहाजिर थे, रिफ्यूज़ी बेचारे। फिर उसने अपने सामने से मिट्टी को मुट्ठी में भर आंखें मूंद माथे से लगाया। बेटा, सच पूछो, मुझे इसके वियोग ने मारा, वहाँ यह नहीं थी। यदि आपको यह कहानी सुनने में अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसे पढ़िएगा। धन्यवाद।